इसकी शुरुआत देहरादून में पूरे प्रदेश के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की 2 दिन की ट्रेनिंग से हुआ था, जिसपे खुद कांग्रेस के जो ट्रेनिंग हेड हैं आदरणीय सचिन राव, उन्होंने उसको ट्रेनिंग को लिया था। और आज मृणाल पंत जी और सीताराम जी, ये दोनों लोग यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारा 6वां प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो 7वां प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो प्रदेश में चल रहा है। और इसके बाद हम पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले की करेंगे। और उसके अंतिम पड़ाव में रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद का प्रशिक्षण होना है। इसके अतिरिक्त इस समय की जो घटनाएं हैं वो हमारे लिए बड़ी चिंताजनक है, उसके विषय में भी मैं आपसे रूबरू हूँगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग और उनके कार्यकर्ता बयानबाजी कर रहे हैं वो अफसोसजनक है। खासकर कर्नल सूफिया जी के लिए जिस तरीके की बात उन्होंने कही उनके मंत्री ने, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का बयान आप सबने सुना होगा। और खासकर उत्तराखंड का तो कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके परिवार का या परिचित व्यक्ति फौज में ना हो। हमारे लिए बड़ा आश्चर्यजनक है कि देवड़ा ने ये कहा कि देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री के चरणों में पूरी तरीके से जो है समर्पित हो गए, जबकि हकीकत यह है कि देश का सैनिक और देश की सेना का जो हेड है उसको राष्ट्रपति को इसलिए बनाया गया कि वो राजनीतिकरण सेना का ना हो सके, इसीलिए राष्ट्रपति को मुखिया बनाया गया सेनाओं का। और ये सेना का अपमान है, स्वाभिमान के संग खिलवाड़ है कि कोई भी सैनिक और सेना किसी व्यक्ति की चरण वंदना नहीं करती, वो राष्ट्र की रक्षा करती है, राष्ट्र की सीमाओं के साथ साथ राष्ट्र में रहने वाले हमारे लोगों की रक्षा करने के लिए है। और एक स्वाभिमानी सेना भारत की है, और उसका राजनीतिकरण बीजेपी के सत्ता में आने से पहले नहीं हुआ। एक तरफ कर्नल सूफिया की तारीफ हो रही, नीति निर्धारकों ने सूफिया जी को आगे करके भारत पाक का जो अभी चला, ये संदेश देने की कोशिश की कि भारत में रहने वाले सभी धर्मों के लोग एक हैं और हम पाकिस्तान से पूरी तरीके से मुकाबला करें। वहीं उनकी जो विचारधारा है उससे प्रभावित उनके मंत्री जिस तरीके के बयान दे रहे उसने पोल खोल दी किया। दूसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बयान दिए उससे बीजेपी के पूरे सीज फायर से लेकर तमाम चीजों की पोल खुल गई। और ट्रंप ने जब दबाव डाला तो उसमें देश के वरिष्ठ पत्रकारों ने कुछ चीजों को सामने लाकर दिया कि अडानी जी के किसी व्यापारिक समझौते को लेकर ट्रंप का दबाव था और उस ट्रंप के दबाव के तहत सीज फायर किया गया। मैं आप लोगों के बीच में एक याद दिला रहा हूं, क्योंकि आप लोग खुद प्रेस मीडिया से हैं, आप लोगों को सारी जानकारी है। सदन में देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक बयान दिया था जिस पर उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू, और आज अब वो क्या कहेंगे इस चीज का हमको इंतजार है। क्या ये व्यापारिक दबाव में सीज फायर किया गया जब सेनाओं ने अदम्य साहस दिखाया, आतंकवादी ठिकाने तोड़ दिए और काफी अंदर तक जाकर हमारी टेक्नोलॉजी और ताकत और अपनी क्षमताओं के भरोसे पाकिस्तान को लगभग पराजित करने की स्थिति में हमारी सेना आ गई थी। उनके ड्रोन सारे तोड़ दिए, उनकी मिसाइल अटैक्स को हवा में डिफ्यूज करने का काम हमारी सेना ने और इक्विपमेंट्स ने किया। नेवी का, एयरफोर्स का बहुत बड़ा हाथ इसमें पूरी लड़ाई में रहा। लेकिन आज जिस तरीके के बयान कर एप्पल फोन का निर्माण भारत में शुरू होना था उसको उन्होंने रोकने के आदेश किए हैं। उससे सीईओ से बात की है, सीईओ से, कि अमेरिका में ही इनका निर्माण होगा, भारत में इन्वेस्टमेंट को उन्होंने रोकने की बात कही है। तो ये सभी बातें आप लोगों से बांटना चाह रहा था। अगर आप लोगों के कोई प्रश्न है तो आपका स्वागत। इसमें उधम सिंह नगर के जितने हमारे जिलाध्यक्ष तो हैं, इसमें लोग होस्ट हैं, लेकिन साथ में मंडल अध्यक्ष,
हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, पीसीसी के मेंबरान और जो वरिष्ठ जन हैं कांग्रेस के, जो विभिन्न जिनको कई स्टेट्स में ड्यूटीज लगती हैं, अन्य लगती हैं, उन लोगों को इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जहां तक सवाल है प्रशिक्षण किस बात का, तो इंडिपेंडेंस से पहले क्या क्या चीजें हुई, इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या चीजें हो रही हैं, और आधुनिक समय में जिस तरीके के चैलेंजेस हमको इस मोबाइल यूनिवर्सिटी से मिल रहे हैं, उसका माकूल जवाब कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरीके से देंगे, उन पे ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी पहला सत्र चल रहा है जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बयानात, सावरकर जी के बयानात और आज की बीजेपी के बयानातों को कंपेयर करके दिखाया जा रहा है कि क्या कहा गया था और प्रचारित कर रही है। एक चीज बड़ी मजेदार थी, मैं वो आपसे भी बांटना चाहता हूं। जैसे बीजेपी का जो स्टूडेंट विंग है एबीवीपी, वो विवेकानंद की फोटो का इस्तेमाल करती है, और उन्होंने कहा क्या, जो अभी ट्रेनिंग में दिखाया, मैं थोड़ा सा उसको पढ़ दूं आपके सामने। विवेकानंद जी कहते हैं, सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हट के लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हो चुकी है। धार्मिक कट्टरता से न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह और कितने देश मिट गए हैं। यदि सांप्रदायिक सोच के ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज्यादा बेहतर होता। ये विवेकानंद जी ने अपने उसमें लिखा है। आप सब पत्रकार हैं, आप लोगों ने शायद पुस्तक पढ़ी भी होगी। आज उस विवेकानंद का इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं जो धार्मिक कट्टरता को फैलाने का काम कर रहे हैं। एक ताजा उदाहरण बड़े भाई, अभी नैनीताल जिले में हुआ, एक बच्ची का बलात्कार हुआ, और बलात्कार बलात्कार है, बलात्कारी बलात्कारी होता है, अपराधी अपराधी होता है, डकैत डकैती होगा, चोर चोरी होगा। लेकिन चंपावत में मंडल अध्यक्ष कुछ करते हैं, 1 साल तक मोलेस्ट करते हैं, उनकी केस कमजोर होने से जमानत हो जाती है। सल्ट वाले केस में तो मैं गवाह हूं, 4 दिन तक लड़की का मेडिकल नहीं हुआ तो केस कमजोर हो गया, जमानत हो गई। आपके इसी उधम सिंह नगर में एक नर्स की हत्या आपने देखी, हरिद्वार में 14 साल की बच्ची का बलात्कार और हत्या, जिसमें ओबीसी सेल का सदस्य बीजेपी का, अंकिता भंडारी में पुलकित आर्या बीजेपी का मंत्री का बेटा। लेकिन इस तरीके का नहीं हुआ। मैं पूरे गढ़वाल में अंकिता न्याय यात्रा निकाला था, मेरे पुतले जलाए गए पूरे प्रदेश में। और माइनॉरिटी के आदमी ने सजा होनी चाहिए, उसकी गलती का उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, लेकिन जो रंग दिया गया उसको, वो बड़ा आश्चर्य करने वाला। मतलब अगर किसी और धर्म का आदमी बलात्कार करे तो शांति है, बीजेपी के लोग एक मोमबत्ती जलाने के लिए तैयार नहीं है। निर्भया कांड में आपने देखा, मेरे समेत, आप सब समेत, बीजेपी कांग्रेस सब ने अपनी डीपी काली करी, किसने दिया जलाया, किसने मोमबत्ती जलाई। लेकिन अंकिता भंडारी के मर्डर केस में आश्चर्यजनक ढंग से भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग ने कहीं कंडोलेंस तक नहीं करी। ये जो डिफरेंस है ये बड़ा भयानक है, और उसी बात को इंगित विवेकानंद जी ने अपने उल्लेख में किया है। और आज एबीवीपी जो सांप्रदायिकता फैलाने की पौध है, फैक्ट्री है छोटी, वो विवेकानंद जी की फोटो का इस्तेमाल कर रही। मुझे लगता है कि विवेकानंद की फोटो के साथ साथ उनके द्वारा उल्लिखित शब्दों को नीचे से लिखा जाना आवश्यक है। उसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी का एक स्टेटमेंट बड़ा मजेदार आप लोगों से बांटना चाहता हूं, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने जो कहा, और आज ज्यादातर शहरों में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की स्थापना करने से लेकर सुभाष मंच बनाने वाले आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। उसको मैं पढ़ दूं। सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं, हिंद महासभा ने वोटों की भीख मांगने के लिए अपने हाथों में त्रिशूल लिए सन्यासी और सन्यासियों को तैनात किया है। त्रिशूलों और भगवा वस्त्र दिखते ही हिंदुओं के सिर श्रद्धा से झुक जाते हैं। इस तरह धर्म का गलत फायदा उठाकर हिंदू महासभा ने राजनीतिक अखाड़े में प्रवेश किया है। यह धर्म को
अपवित्र करना है, इसकी निंदा करना सभी हिंदुओं का कर्तव्य है। इन गद्दारों को कोर्ट किया उन्हें, इन गद्दारों को राष्ट्रीय जीवन से दूर हटाओ, उनकी बात कभी मत सुनो। अब आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर ये दे रहा हूं कि ट्रेनिंग में ये बताया जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा। अक्सर मोबाइल इंडस्ट्री ये बताती है कि सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी में नहीं बनती। दो उदाहरण हैं। कांग्रेस के महाधिवेशन में मोतीलाल नेहरू जी ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ टिप्पणी करी। अध्यक्षता नेहरू जी कर रहे थे, जवाहरलाल जी, और जब जवाहरलाल जी बोलने के लिए उठे तो मोतीलाल नेहरू जी बड़े खुश हुए, अब मेरा बेटा मेरी बात को टीटो करेगा, सुभाष के खिलाफ लड़े। तो सुभाष जी भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने अपने फादर की बात को कंडम करते हुए सुभाष चंद्र बोस की तारीफ की। और सुभाष चंद्र बोस ने जब अपनी सेना का गठन किया, जो उनकी पहली टुकड़ी थी उसका नाम नेहरू टुकड़ी था। ये किताबों में उल्लिखित है, इसको देखें। तो बीजेपी परोस कुछ और रही है। जिस लोह पुरुष ने आरएसएस पे बैन लगाया उसकी मूर्ति तो लगा दी, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर जी की एक तस्वीर आपके ही बिरादर में कहूंगा, क्योंकि वो भी आप ही लोगों में से आते थे, आदरणीय नारायण आप्टे, उनका ये एक चित्र जो आप पहले से देखते थे, कार्टून बनता था। आजकल तो कार्टून बनाने में डर रहे हैं लोग, अखबार में कोई जेल हो जा रही है। तो नारायण आप्टे जी ने 1945 में ये चित्र प्रकाशित किया अंग्रेजी अखबार में, जिसमें महात्मा गांधी 10 सिरों के साथ हैं। 10 सिर में जवाहरलाल नेहरू से लेके तमाम के साथ साथ सरदार पटेल भी हैं, और उनको बाण मार रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर साहब। और इसको बजाय सेनानियों से लड़ना हम पसंद करेंगे। और इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वो टिप्पणी भी है, जिस पर देखा। तो इस तरीके के वेल इक्विपमेंट से हम अपने कार्यकर्ताओं को सबल दे रहे हैं, ताकि कहीं पर भी जब इस तरीके का दुष्प्रचार हो तो उसका जवाब कांग्रेस के लोग कर सके। कल के सत्र में कुछ अन्य चीजें इसमें सम्मिलित होंगी, जिसमें आईटी का कैसे बेहतर इस्तेमाल कर रहा है, किस तरीके से जो ये मोबाइल यूनिवर्सिटी के माध्यम से गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसका जवाब दे रहा है। एक चीज और प्रशिक्षण में अभी आएगी जो अभी आई नहीं, जिसमें आप सब लोगों से भी एक प्रश्न मेरा है। आप लोगों ने देखा होगा कि नेहरू जी को अय्याश और कई किस्म की बातें कही जाती है मोबाइल में खासकर, और एक फोटो अक्सर देखती है आपको, शायद अगर आप अपने मन में डालें कि कौन सी फोटो सबसे ज्यादा दिखाई जाती है, कि एक जहाज में नेहरू जी किसी लड़की के साथ है। एक फोटो में दिखाते हो एक लड़की के गले मिल रहे। अब नए लड़कों को पता नहीं कौन है, ना मेरे को पता है क्योंकि हम पहचानते नहीं, लेकिन वो उनकी बहन है, नेहरू जी की बहन। क्योंकि जब वो विवाह हुआ और वो गवर्नर बन गई, उसके बाद नेहरू जी लगातार जेल में रहे, 9 साल जेल में जो आदमी रहा, हर तीसरे चौथे दिन ऑन एवरेज वो जेल में रहते थे। तो लक्ष्मी दीदी से उनकी मुलाकात नहीं होती। कई वर्षों के बाद जब भाई और बहन मिले तो ऑब्वियस है, हम लोग भी हमारी दीदी या बहन मिलते हैं, हम भी गले ही मिलते हैं जब सालों बाद मिलते हैं। वो फोटो का इस्तेमाल इस तरीके से किया जा रहा है इस इंडस्ट्री के द्वारा। ये इन चीजों से हम अपने कार्यकर्ताओं को अवेयर कर रहे हैं और जवाब देने की बात कर रहे हैं। और ये चीजें अब निकल आती है, किस किताब में किस चीज का उल्लेख है, किस फोटो की असलियत किस किताब में लिखी गई है, कहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या कहा, गोयलकर जी दूसरे इनके गुरु थे लेकिन उनको गुरु कहा, पहले वाले को गुरु क्यों नहीं कहा। ये सारे प्रश्नों के उत्तर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे हैं, सिखाया जा रहा है, और इस ट्रेनिंग का मुझे लगता है निश्चित ही लाभ होगा। और मैं खुश हूँ इस बात को बताने में कि भारत का ये पहला राज्य है उत्तराखंड जो इस तरीके से हर जिले स्तर पर ट्रेनिंग कराने का काम कर। हमारी ट्रेनिंग वैसे वर्धा में इत्यादि में चलती रहती है, उसमें स्वेच्छा है कि जो कार्यकर्ता सीखना चाहता है वो जाता है, लेकिन इस तरीके से हर जिले में बुलाकर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दिलाने का काम में उत्तराखंड से शुरू हुआ है। इस बात की मुझे प्रसन्नता है। मृणाल पंत जी आए हैं जो मध्य प्रदेश के यूथ कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी रहे हैं।
मृणाल तंत्र, और सौभाग्य से मिट्टी उत्तराखंड की है लेकिन मध्य प्रदेश में बस गए हैं, वो आए हैं। और कांग्रेस मध्य प्रदेश की यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, और इस समय सचिन राव जी के ट्रेनिंग लेने वाले लोगों में शामिल है। दूसरे सीताराम जी हैं जो राजस्थान में युवा कल्याण और कुछ और भी था उसके अध्यक्ष रहे और कैबिनेट मंत्री का इनको दर्जा था। ये भी सचिन राव जी की टीम के लोग जी। ये राजस्थान सीताराम। सर आप लोग के एक और क्वेश्चन जो मतलब कि कांग्रेस कहने की मान रही है कि इन्होंने जो है भाजपा में जैसे कांग्रेस कानून करा के भाजपा उन बयानों को आप लेकर आ रहे हैं जिन्होंने कहा। नहीं, मैंने विवेकानंद जी और सुभाष चंद्र बोस को कोट किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो साफ साफ कहा, उन्होंने तो ये भी कहा जब 1937 में कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया, मुस्लिम लीग और आरएसएस ने उस गवर्नमेंट को टेक ओवर किया, उसमें सावरकर जी और मुखर्जी पुस्तकों में ढूंढ सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी कांग्रेस के द्वारा चलाए गए आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए, अन्यथा इससे विद्रोह बढ़ेगा। तो विद्रोह कौन सा था उस समय? तो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो ये साबित करता है कि ये लोग थे ही नहीं। और सावरकर के जो पहला पत्र, 7 पत्र सावरकर जी ने लिखे, उसमें उन्होंने जो कहा, क्योंकि कांग्रेस के टॉप लीडर्स बोलते हैं लेकिन आम कार्यकर्ता को, जो नई पीढ़ी का रहा, उसको जानकारी नहीं है कब क्या लिखा गया, उसके बारे में उनके ऑथेंटिक पेपर्स नहीं है, किताबों का उल्लेख नहीं है, किस पुस्तक में क्या उसका जानकारी नहीं है। तो जानकारी इसलिए भी दे रहे कि कांग्रेस का कार्यकर्ता बलिचुक्त हो और कोई कहीं बहस करे तो जवाब दे सके। अभी तक स्थिति है कि अगर कुछ बीजेपी वाले जोर से बोल जाए तो चुप हो जा रहे, उठ के आ जा रहे। नहीं, उनको हम भाई बिना सच्चाई पता होने से तभी आदमी लड़ सकता है। और बीजेपी का एक ही काम है, पुतिन और इन्होंने एक साथ इस्तेमाल करते हैं चरित्र हत्या। अगर ये किसी व्यक्ति को नहीं मार सकते तो उसको विचार को मारने की कोशिश करते हैं और उसकी चरित्र हत्या करते हैं। गांधी जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा। तो जब गांधी को नहीं मार सके, गांधी को गोली भी मार दी नाथूराम गोडसे ने, उसके बाद भी उनकी चारित्रिक हत्या करने की कोशिश लगातार बीजेपी करती है ताकि उनका प्रभाव कम हो जाए। अब स्वच्छ भारत अभियान में गांधी का चश्मा तो लगा दिया, गांधी हट गए, और गांधी जी की जो तस्वीर कई जगह लगी वो भी पीठ वाली है, लाठी लेके गांधी जी जा रहे, मतलब जता दिया कि गांधी अब गए। तो ये जो सोच है, भयानक सोच है। हमको अपनी हिस्ट्री को लेके चलना चाहिए। 500 रियासतों का देश था ये। देश थे कैसे थे? 500 रियासतें थे जिनको ये क्या कहता। अब उत्तराखंड में ही कुमाऊं का राजा गढ़वाल के राजा को नहीं मानता था, गढ़वाल का राजा कुमाऊं के राजा को नहीं मानता था। टिहरी आजादी के 1 साल बाद भारत में शामिल हुआ। ये जानकारियां आम आदमी को नहीं है। उन 500 रियासतों को एक करके भारत का, अखंड भारत का निर्माण करना, गणतंत्र भारत का निर्माण करना छोटा काम नहीं था। और ये कहना कि इसमें और लोग सम्मिलित नहीं थे, इनका ये कहना कि केवल हिंदुओं का राष्ट्र, क्या उस समय नवाब लोग नहीं थे या अन्य लोग नहीं थे? उन सबको भी इस चीज के लिए तैयार करना कि भारत गणराज्य में शामिल होना है, ये छोटा काम नहीं था। और सबकी सहभागिता थी। जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उसमें मुस्लिम भी थे। तो भारत, समग्र भारत जो है, ये सबकी मिलीजुली ताकत है। आज हो रहा है ना वही चीज जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, वही तो आज हो रहा है। आज अडानी और अंबानी सब कुछ है और अन्ना हजारे जैसे लोग का इस्तेमाल हो रहा है। अन्ना हजारे लोकपाल को लेकर आए थे, आज क्यों नहीं बोलते? 750 किसान मर गए, उसमें क्यों नहीं बोलते? जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में मार के भगाया जा रहा था, शिवसेना के लोग मार रहे थे, तब अन्ना हजारे अपने आश्रम से बाहर क्यों नहीं निकले? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हम लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करना ताकि वो समाज में सही बातचीत रख सके। देखिए, पहली ट्रेनिंग देहरादून में हुई, उसके बाद टिहरी, उत्तरकाशी
और पौड़ी में हो चुकी है। इसके पहले हल्द्वानी 2 दिन का ट्रेनिंग रहा है, आज से उधम सिंह नगर की है, फिर हम अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत करेंगे, उसके बाद रुद्रप्रयाग और चमोली में समापन।